सर अभी शिखा और प्लस क्वेश्चंस कर रहा हूँ मैं सर्कल के ऊपर। क्या बेटा? अभी कर रहा हूँ मैं और क्वेश्चन सर्कल के ऊपर, थोड़े थोड़े याद हो रहे हैं। यार देखो, पता है कि अब यही तो लाइक प्रॉब्लम है ना। अब जैसे अब एक टॉपिक उठाया हमने, मान लो मैंने सर्कल कराया, तो बेटा अब सर्कल में हमने कोई एक या दो क्लासेस, मेरे ख्याल से 3 क्लासेस होगी, राइट? बीच में मैंने PYQ भी लिए थे। तो अब आपको ये होना चाहिए यार, सर्कल मतलब मुश्किल से अगर मैं कहूँ कि कितना टाइम लगेगा आपको, अच्छा ऐसे चाहिए कि मैं लाइक नोट्स प्रॉपर लाइक फॉर्मूला लिस्ट एक प्रिपेयर करके आपको सेंड कर दूँ, ऐसा चाहिए? यार वो खुद बनाओगे तो ज़्यादा बेटर है, मैंने बोला था ना। अच्छा, अगर हैंड रेज करो, किस किस ने बनाए लाइक नोट्स अपने लिए? जैसे मैं काफ़ी क्लासेस से बहुत महीने से बोल रहा हूँ मैं, किस किस ने बनाए? जैसे अगर मैं कहूँ सर्कल्स को, स्ट्रेट लाइन होते ना, सारे फॉर्मूला लिस्ट तैयार है, किसी के पास है सब? हैंड रेज करो जिस जिसने बनाई है, लिख कर खुद। तो ये एक आधे बच्चे का ही हाथ उठ रहा है, इसका मतलब बाकी बच्चों ने सर नहीं लिख रहा मतलब है एक यार कॉपी है मैथ्स की, उस पे ही है सब कुछ, मतलब ऐसे हाँ, मतलब देखो क्या कंपाइल होता नहीं किया है। हुआ। हाँ, जैसे मान लो मुझे सर्कल यार सर्कल रिकॉल करना है, मतलब मान लो मुझे सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल करने हैं। तो यार जब मैं क्वेश्चंस करूंगा ना, तो कई कई बच्चे कैसे प्रैक्टिस करते हैं, सर्कल के फॉर्मूले कहीं पे लिखे होंगे, उसमें से अब मान लो क्वेश्चन देखा उन्होंने, प्रैक्टिस कैसे करते हैं कुछ बच्चे कि सर्कल का क्वेश्चन देखा, अब वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ के सारी बातें कनेक्ट नहीं कर पाए, फिर वो फॉर्मूले में जाते हैं कि भाई अगर ऐसा दिया होता तो कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए। तो आप ढूंढोगे फॉर्मूला, फिर आपको मिलेगा, फिर आप देखोगे कि ये अप्लाई करके सॉल्व होगा या नहीं होगा। दिस इज नॉट द राइट वे बेटा। जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बच्चे ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, फॉर्मूले रखे लिखे रहते हैं उनके पास, और फिर ट्रिको के फिर वो क्वेश्चन करते हैं उनको देखकर। बेटा ऐसे करने का कोई फायदा ही नहीं है, होगा ही नहीं ऐसे तो। मतलब इजी सा भी क्वेश्चन आएगा ना, आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। अब मान लो मुझे सर्कल के सारे एक बार कॉन्सेप्ट रिकॉल करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, अभी सेंटर मुझे पता है HK अगर है, रेडियस R है, तो सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, GF की फॉर्म में सेंटर कैसे लिखते हैं और रेडियस कैसे लिखते हैं। ये हो गया सर्कल की बेसिक इक्वेशन। अगर डायमीटर के एंड पॉइंट दिए हुए तो इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। फिर टेंजेंट के लिए क्या क्या कंडीशन है, फैमिली ऑफ सर्कल, अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। मतलब होता है ना, सारे के सारे फैक्ट्स मेरे माइंड में होने चाहिए कि टेंजेंट कब होगा, सीकेंट कब होगा, और सर्कल को टच कब नहीं करेगा। तो वो तीनों कंडीशन, रेडियस वाली कंडीशन जो हम लगाते थे, तो वो सारे के सारे फॉर्मूले अगर माइंड में होंगे बेटा, तब करने का फायदा है। नहीं तो फिर मतलब टाइम वेस्ट कर रहे फिर तो। नहीं तो फिर मैं सर्कल में क्यों करा रहा हूँ 2-3 दिन से बेटा, अगर याद ही नहीं है तो। मैं बार बार क्लास से पहले, मतलब क्लास जैसी एंड होती है, बोलता हूँ नेक्स्ट क्लास में बेटा एक रिकॉल करके आना सारे के सारे। बाकी जो अपने प्रैक्टिस कर रहे हो तो करो ही, लेकिन यार जब तक इस तरह से नहीं करोगे तो फायदा क्या है। आज भी मैं कराऊंगा, अगर सर्कल की क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, वो तो मैं फॉर्मूला बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे नहीं होगी ना बेटा प्रिपरेशन, तो सीरियसली लेना है। चलो मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ। अच्छा बताओ, मैं नोट्स लाइक सर्कल के जो भी फॉर्मूला लिस्ट है प्रिपेयर करके ग्रुप पे भेज दूँ, बताओ। बोलो भाई बोलो। ऐसे करूं, बताओ क्या सपोर्ट चाहिए, वही मैं मेरे को बताओगे तभी तो हेल्प करूंगा मैं, उस हिसाब से बताओ। बोलो भाई। सर लेकिन कर प्रॉब्लम लीजिए क्या होती है कीजिए। ना, हाँ ऐसे करूं, बोलो। सर लिख लेंगे कुछ। लिख लोगे यार, क्योंकि पता क्या है, वो मैं लिख कर दे दूंगा, वो तो नेट वगैरह पे भी मिल जाएंगे, तुम्हें कहीं से भी देख लोगे। प्रॉब्लम क्या होती है ना, फॉर्मूले देखकर, जिस बच्चे ने फॉर्मूले अपने आप नहीं लिखे, अपने आप लिखने को मैं क्यों बोल रहा हूँ, तुम वो समझ के लिखोगे कि क्या मीनिंग, क्या किसका क्या मीनिंग है। और अगर फॉर्मूले देखकर सोचोगे लर्न कर लो, तो वो समझ ही नहीं आएंगे, कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है भाई? अच्छा, लास्ट क्लास में हम एक वेक्टर का, एक वेक्टर 3D का वेक्टर का एक क्वेश्चन कर रहे थे वाला, सभी ने करा था भाई। इसमें हमने मिस इंटरप्रेट कर दिया था, सी वेक्टर को बी मान लिया था, याद है? करा भाई किसी ने सॉल्व? किसी ने भी नहीं किया? अच्छा बताओ, सबसे पहले ए वेक्टर गिवन है हमें और इसने बोला है कि ए आई, मतलब जो कंपोनेंट है ए वेक्टर के, वो सारे के सारे ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, मतलब उन्होंने क्लियरली बोल दिया। अब वो कह रहा है कि मेक्स इक्वल एंगल्स विद द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो हमने क्या कंक्लूड किया था, जल्दी से बताओ। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस इक्वल एंगल बनाता है, तो उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या क्या होंगे भाई? यही प्लस डिस्कस माइनस किया था। वन अपॉन रूट। और हमें पता है कि जो वेक्टर लिखा जाता है वो ऐसे लिख देते हैं ना, मैग्नीट्यूड इनटू में यूनिट वेक्टर, राइट? ये ठीक है। अब किसी को याद आ रहा है यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को ऐसे भी लिखा जा सकता है, मतलब यूनिट वेक्टर को ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है भाई?
यस सर। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, तो ए वेक्टर आ गया हमारा क्या, मॉड ए। एल की जगह में क्या लिख दूं, एल का एल एम और एन का 1/√3 बाहर ही निकाल दो, और मैं पॉजिटिव वाला ही ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसने स्पेसिफिकली बोला है कि हाँ भाई जो ए आई है, मतलब कंपोनेंट जो है A1 A2 A3 वो पॉजिटिव है, तो हम डायरेक्शन को साइन जो ले रहे हैं वो पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे। ठीक है भाई, यहां तक सभी को क्लियर है? तो ये आ गया हमारा ए वेक्टर, इस तरह से आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ा हमने। आगे क्या बोल रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन सी। सी वेक्टर दिया हुआ था हमें 3i + 4j और इक्वल टू 7 दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, ए डॉट सी, और किसके मॉड से डिवाइड करूंगा प्रोजेक्शन लेने के लिए, सी। सी के मॉड से डिवाइड करेंगे, इक्वल टू 7। इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा जल्दी से। मॉड ए की वैल्यू आ जाएगी, है ना भाई। ए वेक्टर की जगह आप लिख दो क्या, मॉड ए i + j + k डिवाइड में चल रहा है √3, और सी का मॉड कितना आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर सी मॉड, सी का मॉड लिखने के बाद ऊपर लिखेंगे सी वेक्टर डॉट में 3i + 4j, और ये इक्वल टू 7 दिया हुआ है। इससे शायद मॉड, हाँ मॉड ए की वैल्यू आ जाएगी। जल्दी से बताओ कितना आएगा सॉल्व करके। मॉड ए की वैल्यू क्या आ रही है, कितना है भाई? 5√3। ऊपर आ गया हमारा 3 + 4, ठीक है। नीचे आ गया 5 इक्वल टू 7, 7 7 कट गया। ठीक है, कितना आ गया, मॉड ए की वैल्यू आ गई भाई 5 रूट। फिर उसने क्या बोला था आगे फिर हमने पढ़ा, आगे बोल रहा है देखो, मतलब क्वेश्चन को जो मैं बोल रहा था लास्ट क्लास में बताया था कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मतलब बड़ा मतलब इन द सेंस बहुत सारी चीजें पूछी हैं, बहुत सारी चीजें मतलब लिंक करनी पड़ेगी तब जाकर आंसर निकलेगा। तो पेपर में मैंने बताया था कि अगर ऐसे बहुत बड़ा क्वेश्चन पढ़ने में लगता है और समझ में तो सब आ रहा है कि बोल क्या रहा है, बट लेंदी पड़ेगा, तो इसको भाई छोड़ दो। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन को लगाने में अगर 5-7 मिनट लगा दिए, और उस टाइम में अगर मैं 3 से 4 क्वेश्चन और ट्राई कर सकता हूँ, तो पहले वो करूँगा मैं, ठीक है ना। तो अब ये नेक्स्ट, अब जब पेपर होगा बेटा, इससे पहले ये चीज़ें फॉलो कर दिए ध्यान से, कुछ कुछ बातें ध्यान रखो, क्योंकि हमें मेन हमारा टारगेट है कि भाई अपना मार्क्स या स्कोर इंप्रूव करना है, उस पर ध्यान देना है। ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन लगाया और आता है तो करने ही बैठ के टाइम दे रहे हो उसे एक्स्ट्रा। अब बी वेक्टर कह रहा है एक ऐसा वेक्टर है जो कि ऑब्टेन करा जाता है बाय रोटेटिंग वेक्टर ए बाय 90 डिग्री। तो ये बात समझ में आती है कि अगर ए को 90 डिग्री रोटेट किया और बी वेक्टर बना दिया, तो ए डॉट बी समझ में आता है 0 होगा, क्योंकि ए और बी परपेंडिकुलर होंगे। और ये वाली बात भी समझ में आती है कि ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। ठीक है भाई, ये मॉड ठीक है। यस सर। क्योंकि Yes, क्योंकि sir. जब हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो वेक्टर की लेंथ भाई चेंज नहीं होगी। अब इसका मतलब ये पता लग गया मुझे, बी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, ए का मैग्नीट्यूड यानी 5√3 के इक्वल है। ये क्लियर है भाई, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, Yes. और इन्फॉर्मेशन क्या दी है बी के बारे में, कुछ और नहीं दिया। क्या दिया है, ए बी एक्स आर को प्लानर। तो एक काम करते हैं, बी वेक्टर दिया नहीं है तो पहले बी वेक्टर को भी मान लो कुछ। बी वेक्टर को क्या मान लो, B1 या ऐसे मान लेते हैं ए, या चलो B1 B2 B3 मान लेते हैं। ये हमने मान लिया। अब क्या बोला है उसने, ए बी और एक्स आर को प्लानर, और डॉट प्रोडक्ट 0 भी था, तो डॉट प्रोडक्ट 0 था तो उससे क्या आएगी इक्वेशन भाई, उससे क्या आ जाएगा, अच्छा भाई ए वेक्टर तो पूरा का पूरा ही निकल के ना, बताओ क्या आएगा ए वेक्टर एक बारी। पहले ए वेक्टर लिख लेते हैं अलग से। ए वेक्टर क्या आ गया भाई, ए का मैग्नीट्यूड आया 5√3, और हम क्या लिख रहे थे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिवाइड बाय √3 टाइम्स i + j + k, ये था ना। तो ए वेक्टर पूरा आ गया भाई क्या हमारा, 5i j और k। और बी वेक्टर हम मान रहे हैं bi b1 i + b2 j + b3 k, ठीक है। और इनका डॉट प्रोडक्ट जो है भाई वो 0 है, तो उससे मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि 5b1 या ऐसे लिख सकता हूँ डायरेक्टली, 5 हटाई दो, b1 + b2 + b3 = 0 है। ठीक है भाई, सेंस ए डॉट बी 0 है, क्लियर है।
तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई। और दूसरा क्या बोला उसने, ए बी और एक्स कोप्लानर है, मतलब ए का जो वेक्टर उसके डायरेक्शन रेशियोज लिख दो, क्या क्या आएंगे, 5 5 5, क्योंकि ए जो वेक्टर है हमारा उसके डायरेक्शन रेशियोज है 5 5 5। नेक्स्ट बी वेक्टर के कितने होंगे, बी वेक्टर के भाई हमने लिए हैं b1 b2 b3, और एक्स के क्या होंगे 1 0 0। क्या आएगा भाई, इसको जीरो रख के क्या रिलेशन आएगा बताओ। थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड कर दिया, क्या आएगा, 1 बाहर, 1 पॉजिटिव वाला ही आएगा। ये आ गया भाई b3 5 b3 माइनस 5 b2 इज इक्वल टू 0, यानी कि b3 इक्वल टू b2 आ गया भाई। तो अगर b3 और b2 इक्वल है तो यहाँ रख दो, क्या आ गया, b1 प्लस ट्वाइस b2 इक्वल टू मैं 0 लिख सकता हूँ। ये ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भी सभी को। यस सर। अब इंफॉर्मेशन और क्या यूज करें भाई, अब हमें क्या गिवन था भाई, b का बस मैग्नीट्यूड और गिवन है भाई, और इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है। तो b का मैग्नीट्यूड अगर 5√3 है तो लगाओ क्या बनेगा, b का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, या ऐसे लिख सकते हो b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू आएगा कितना भाई, 25 × 3 75। यहाँ से कुछ रिलेशन बनेगा, जल्दी से बनाओ, देखो कुछ बन रहा है। आए कुछ, और क्या इन्फॉर्मेशन थी, बस यही थी ना, कोप्लानर है और हमें निकालना है क्या, बी का प्रोजेक्शन निकालना है सी के ऊपर। हाँ, तो यानी कि बी वेक्टर जब पता लग जाएगा तभी आंसर आएगा। कितनी इक्वेशन हो गई हमारे पास, 1 2, और तीसरी आ जाएगी मॉड बी से, आ जाएगा b1 b2 b3 आए भाई सारे। बताओ भाई, b1 b2 b3 आया भाई किसी का सॉल्व करके। सर थर्ड इक्वेशन कैसे बोली आपने? एक तो हमारा क्या बना, देखो क्या क्या लिख लेता हूँ अलग से। हमारा बना b1 प्लस b2 प्लस b3 क्या था 0। दूसरी बनी थी हमारी b1 नहीं b2 इक्वल टू b3 आया था ना, b2 इक्वल टू b3 आया था। और क्या बना भाई, और हमारा आया था मॉड b इक्वल टू 5√3 है। तो इससे आ गया हमारा b1 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर b3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 75। यहाँ पर हम इसमें रखा हमने, तो क्या बन गया था b1 प्लस क्या बन गया था, और 2b2 इज इक्वल टू 0, ये बन गया था। और यहाँ पर भी ऐसे ही रख देंगे तो आ जाएगा 2b2 स्क्वायर इक्वल टू 75। तो यार इन दोनों को लेकर सॉल्व कर सकते हैं ना, है ना। यहाँ से b1 की वैल्यू निकाल दो, क्या आएगी -2b2, इसमें रख दो, कितना हो गया 4 b2 का स्क्वायर प्लस 2 b2 का स्क्वायर इक्वल टू 75, यही आएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक ठीक है भाई, यहाँ तक कुछ गड़बड़ करते हैं। यहाँ तक ठीक है भाई, यही आ रहा है, या ऐसे भी कर सकते हो यार, एक और चीज है। हाँ बोलो बोलो, क्या है, 2b1 का स्क्वायर को 75 भी लिख सकते हैं, इससे सिंपल। हाँ ठीक है, तो ये आ गया 6 हमारा b2 का स्क्वायर इक्वल टू 75। तो भाई b2 का स्क्वायर आ गया हमारा 25, 3 के टेबल से कट करा, और नीचे आ जाएगा कितना 2। तो रूट लेंगे तो क्या आएगा भाई, b2 आएगा हमारा 5/√2, ये ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। अब b2 आ गया तो फिर b3 भी आ गया और b1 भी आ जाएगा, तो b वेक्टर पूरा निकल गया भाई। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन c निकालना, निकल जाएगा। या फिर ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे। क्या करें, हमारा जो b वेक्टर था वो था b1 प्लस b1i b2j प्लस b3k। इसको ऐसे लिख सकते थे कि b1 और b2 और b3 इक्वल आए थे, राइट। तो ऐसे लिख सकते हैं b2j प्लस b3 की जगह b2k लिख सकते हैं।
और हमें ये पता है कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड, या रहने दो वैसे ही कर लो यार, ठीक है, हो जाएगा वैसे, एक और तरीके से हो जाएगा ए वेक्टर के साथ, क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था वो दोनों का क्या था भाई, सेम था, तो वो वाला कॉन्सेप्ट लगाकर भी कर सकता हूँ इसको मैं, क्योंकि मेरा एक रिलेशन आया था तीनों में, अच्छा तीनों में एक रिलेशन क्या क्या आया था, B2 इक्वल टू B3 आया था एक तो, और क्या आया था, B1 इक्वल टू आया था कितना, -2B2 या -2B3, क्या आया था भाई, क्या क्या रिलेशन आए थे भाई हमारे, एक तो आया था B1 + 2B2 इक्वल टू 0 आया था, B2 इक्वल टू B3 आया था, ठीक है, तीसरा रिलेशन क्या निकला था भाई हमारा, कुछ और निकला था, अच्छा मैग्नीट्यूड से निकाला था वो तो हमने, है ना भाई, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड Yes, सेम sir. है, हाँ ठीक है ठीक है, तो इस तरह से तीन रिलेशन बनाकर मतलब हमें बी वेक्टर निकालना है, उसके बाद फिर सॉल्व करना है, ठीक है, हमने सही करा है, क्लियर है सभी को। तो अब इस क्वेश्चन को अगर मैं कहूँ, देखो एक तो लेंथी इतना है, मतलब बार बार इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ रही है हमें कि भाई कहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन निकाली थी हमने, है ना, बार बार स्क्रॉल भी करना पड़ रहा है मुझे। तो अब इस क्वेश्चन को अगर पेपर में करने जाता हूँ यार, मुझे सब मतलब आता तो था, मतलब कनेक्ट भी कर लिया मैंने, इसमें काफी सारी चीजें मतलब कनेक्ट करनी पड़ रही है एक के साथ दूसरी फिर तीसरी, लेकिन अब पेपर में अगर आता है तो यार मैं नहीं करूंगा, क्योंकि टाइम तो पक्का लगेगा इसमें, मतलब 4-5 मिनट आराम से खा जाएगा तुम्हारे, अगर मतलब फ्री फ्लो में भी जाते हो तो 4-5 मिनट लग जाएंगे सारी बातें कनेक्ट करते करते, कैलकुलेशन करते करते, तो 4-5 मिनट में अगर मैं 2 से 3 क्वेश्चन अगर ट्राई कर सकता हूँ तो यार वो करूंगा ना, ठीक है। पढ़ो एक सर्कल, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, सर्कल का है, क्या कह रहा है पढ़ो, लेट एब्सिसा ऑफ पी, ये भी वाले शिफ्ट में किसी में आया होता, पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ द दिस क्वाड्रिक इक्वेशन, और ऑर्डिनेट जो है पी क्यू के वो रूट है इसके, देन बोला है इफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद डायमीटर जो है उसका वो पी क्यू है, वो दे रखी है इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो हमें बताना है 2r + s - 2q + p की वैल्यू क्या होगी। अब सबसे पहले तो पढ़ के जल्दी से कनेक्ट करके बताओ क्या क्या लिखूं, समझाओ, आप ही बोलोगे कि क्या लिखना है। एब्सिसा मतलब x वाला हो गया पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट हो गया y वाले, तो p पॉइंट और q पॉइंट दो पॉइंट है, तो मान लो पहले क्या मान लो बताओ, x1 y1 x2 y2 मान लो, ये रेस कर देता हूं, बताओ भाई क्या लिखूं फर्स्ट, एब्सिसा जो है, ये दो इक्वेशन लिख लो जल्दी से एक बारी, ये लिख लो क्योंकि मैं स्क्रॉल करूंगा फिर गायब हो जाएगा, ये लिख लो, ये दो इक्वेशन है क्वाड्रिक, और इनके रूट्स जो हैं वो एब्सिसा और ऑर्डिनेट हैं पी और क्यू पॉइंट के, और हमें बोला कि अगर पी क्यू को डायमीटर मान के चले हम और एक सर्कल बनाए तो उसकी इक्वेशन ये है, तो फिर हमें आर एस क्यू पी की वैल्यूज इवैल्यूएट करनी है, कंपेयर करके ही होगा बेसिकली, समझ में तो आ रहा है, बट रूट से कैसे कनेक्ट करेंगे, लिख लिया भाई सभी ने, ये सर्कल की इक्वेशन भी लिख लेना, सर्कल की इक्वेशन भी लिख लेना, लिख ली सभी ने, No, sir. लिखो लिखो जल्दी से लिखो तीनों, डन। Yes, sir. चलो फर्स्ट बताओ, अगर मैं पी पॉइंट मान रहा हूँ भाई x1 y1, या कुछ भी और दूसरा भी पॉइंट मान सकते हो, x1 y1 मान लेते हैं और क्यू मान लेते हैं x2 y2, तो आप कह रहे हो कि एब्सिसा जो है वो पहली वाली इक्वेशन के रूट्स हैं, तो पहली वाली इक्वेशन के अगर रूट्स हैं तो तुम्हें पता है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा जा सकता है, राइट, तो x1 + x2 की वैल्यू बता दो क्या लिखूं, और x1 x2 की वैल्यू बता दो, इसी तरह से y1 + y2 और y1 y2 की वैल्यू बता दो क्या लिखूं, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, पहली इक्वेशन के हिसाब से क्या लिख दो, R/2. -b/a होता है r/2 आएगा ये, और x1 x2 कितना आएगा, c/a p/2 है ना, ठीक है, ऐसे y1 y2 y1 + y2 क्या आएगा, s/se आएगा, राइट,
s/1 और y1 y2 आएगा -q। ये ठीक है भाई? भाई इतना तो मैं करने में मेहनत नहीं लगी, तो समझ में आ रहा है सभी को बेटा क्या किया हमने? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करें? उसने कहा है कि पी क्यू को डायमीटर लेकर एक सर्कल बना दो। जल्दी से रिकॉल करो, बताया था मैंने कि अगर डायमीटर के एंड पॉइंट दिए हो तो डायरेक्टली इतना टाइम लगाएंगे नहीं हम कि हम सेंटर मिड पॉइंट निकालें, फिर रेडियस निकालें, फिर इक्वेशन लिखें। डायरेक्टली लिख सकते हैं, बताएगा कोई? अगर x1 x2 आपके डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या लिखते थे हम? क्या आ x रहा है? x1 y y1 x x1 के बाद x x2। भाई क्या कर रहे हो? ये नहीं होता था? ठीक है भाई, सर्कल में कभी भी एक्स वाई वाली टर्म नहीं होती, ये बात क्लियर है ना सभी को भाई? Yes, sir. सर्कल में भाई एक्स वाई तो होता ही नहीं है, तो वाई एक्स के बाद वाई वाला तो आएगा ही नहीं। तो ये मैंने सर्कल की इक्वेशन लिख दी। अब हमें भाई सबके पॉइंट्स, अच्छा हमें क्या दिया हुआ है, इसको अगर मैं ओपन करता हूँ, अब मुझे क्या करना है सोच के देखो। अगर मुझे सर्कल की इक्वेशन गिवन है और मेरी सर्कल की इक्वेशन क्या है, तो भाई अब कुछ सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा? कंपेयर ही करूंगा, और क्या करूंगा? तो कंपेयर करो इसे। क्या लिखा हुआ है सर्कल? हमारा सर्कल लिखा हुआ है 2x² + y² माइनस का 11x माइनस का 14y माइनस 22 इक्वल टू 0। तो कंपेयर कैसे करोगे भाई? ऊपर वाला जो सर्कल है उसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करना पड़ेगा। डायरेक्टली बताओगे x² का कोएफिशिएंट क्या आएगा, y² का कोएफिशिएंट क्या आएगा, x का क्या आएगा, y का क्या आएगा, और कांस्टेंट टर्म क्या आएगा? बताओगे इस वाले को? ओपन कर दो, अगर करने की जरूरत पड़ रही है कर दो। x² के साथ तो 1 ही आएगा, राइट? यस। ठीक है, नेक्स्ट y² के साथ भी 1 आएगा। x का बता दो जल्दी से कोएफिशिएंट क्या होगा? x का कोएफिशिएंट होगा माइनस का x1 माइनस का x2। एक काम करता हूँ, माइनस बाहर ही लिख देता हूँ, माइनस बाहर लिख देता हूँ, x1 + x2। ठीक है भाई? और इसी तरह से y का भी माइनस बाहर लिख दें, y1 + y2। और लास्ट में कांस्टेंट क्या आएगा? कांस्टेंट पार्ट भी क्या आएगा? कांस्टेंट पार्ट क्या आएगा भाई? x1 x2 + y1 y2, राइट? यही आएगा ना? ठीक है, क्लियर अभी सभी को यहाँ तक? Yes, sir. अब आपको अब आप इसके बाद क्या करोगे बताओ? आगे मैं कुछ नहीं बता रहा, अब बताओ क्या करोगे? ये जो x1 + x2 आ रहा है, y1 + y2 आ रहा है, x1 x2 आ रहा है, y1 y2 आ रहा है, मतलब इसके अलावा कुछ सम और प्रोडक्ट के अलावा तो कुछ नहीं आ रहा ना? क्या इनकी वैल्यूज हमें ऊपर मिल नहीं चुकी है? भाई सारी वैल्यूज हमें पता है ना, x1 + x2 पता है, y1 y2 पता है, प्रोडक्ट भी पता है। तो क्या करोगे? ये सारी वैल्यूज यहाँ पे रख दो, x1 का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस का x टाइम्स x1 + x2 कितना था? r/2। y1 y2 कितना था भाई? y1 + y2 था s। x1 + x2 की वैल्यू है कितनी? p/2। y1 y2 की वैल्यू है माइनस का q इक्वल टू 0। इसका एलसीएम लोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, 2 टाइम्स x² + y², वैसी इक्वेशन बन रही है देखो, माइनस rx माइनस का ys प्लस का p माइनस का 2q इक्वल टू 0। और हमारी इक्वेशन क्या है सर्कल की? 2x² + y²। क्या लिखा हुआ था? माइनस का 11x माइनस का 14y प्लस का माइनस का 22। भाई देखकर यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? r की वैल्यू क्या है? 11, s की वैल्यू कितनी है? 14, और p माइनस 2q की वैल्यू आ गई कितनी? प्लस का 22 या माइनस का? माइनस का। ठीक है, और हमारे से जो पूछा गया है, क्या पूछा गया हमारे से? अच्छा किसी को समझ में आ रहा है? p और q की वैल्यूज जो है वो इंडिविजुअली नहीं निकली। क्या निकला हमारा भाई? p - 2q निकला है, या इसको ऐसे लिख लो। और ऊपर क्या दिया हुआ है? ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन में -2q + p। हाँ यही तो लिखा हुआ है। तो ये बात समझ में आ रही है? हमें और p और q की इंडिविजुअल वैल्यू निकली नहीं है, तो परेशान नहीं होना। क्वेश्चन में देखो निकल भी नहीं सकती, उसने एनफ इन्फॉर्मेशन दी नहीं हुई, तो उसने p और q की इंडिविजुअल वैल्यूज के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। p - 2q डायरेक्टली ही लिखा हुआ है। समझ में आ गया भाई? यस सर। Yes, और sir. r और s की वैल्यूज हम पुट कर देंगे। अब ये वाला क्वेश्चन भी क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है इसमें, बट
बहुत लेंदी नहीं है, मतलब एवरेज कहूंगा मैं इसमें, ठीक है। क्लियर है भाई? अब जैसे क्वेश्चन पढ़ा तुमने, तो तुम्हें अगर यार ये बात समझ में आ जाती है कि डायमीटर का वाला फॉर्म लगेगा सर्कल का, और कंपेयर करना है, और जो रूट्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप, मतलब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट से पी क्यू आर एस की फॉर्म में रिलेशन आ जाएगा। इतनी बात अगर कनेक्ट कर पा रहे हो, फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करो और सॉल्व करो, ठीक है ना। तो अगर कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, स्टार्ट कैसे करना है, तो भाई फिर फायदा नहीं है, मतलब टाइम वेस्ट मत करो, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, ये कैसा था, एवरेज था, डिफिकल्ट था, इजी था ये वाला? Sir, ये easy था क्वेश्चन। चलो मैं इसको एवरेज में मान लेता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट था इसमें। एवरेज मतलब ऐसे हो जाते हैं कि जिनमें थोड़ा सा कैलकुलेशन भी लगेगा, लॉजिक भी लगेगा। इजी हो गया कि क्वेश्चन पढ़ा और मतलब समझ में आ रहा है। जैसे कोई 2020 का क्वेश्चन था, क्या पूछा है हमारे से, क्या है, सर्कल। अच्छा, अभी ये भी एक शिफ्ट में आया हुआ था क्वेश्चन था यार, क्या था, हाँ कुछ ऐसे दिया हुआ, मतलब कई क्वेश्चन तो सर्कल के, तो ऐसे लगेगा कि यार 10th तक 9th-10th में भी सर्कल अगर ढंग से पढ़ा है और सिर्फ सर्कल की इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत पता है कि इक्वेशन कैसे होती है, तो वो भी सॉल्व कर लोगे। जैसे क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने शायद ये वाला करा दिया था, क्या था कि x² + y² = r²। इस सर्कल की इक्वेशन दी है और कह रहा है लेंथ ऑफ कॉर्ड अलोंग लाइन, एक लाइन दी हुई है, y - 2x = 3 इज r, फाइंड करना है r²। ये कह रहा है एक सर्कल है जिसका सेंटर हमें दिख रहा है भाई 0 0 है, और रेडियस क्या है, r है। ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ जो कॉर्ड है, नहीं कराया था क्या? हाँ शायद नहीं कराया भाई। चलो बताओ ये वाला क्वेश्चन, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर्कल दिया हुआ x² + y² = r², और कह रहा है लेंथ ऑफ द कॉर्ड अलोंग द लाइन, एक लाइन है y - 2x = 3, वो कट करेगी सर्कल को और एक कॉर्ड बनाएगी सर्कल पर। उस कॉर्ड की लेंथ दी हुई है, r ही दी हुई है, मतलब रेडियस के ही इक्वल है, तो हमें r² की वैल्यू निकालनी है। मतलब हार्डली 1 मिनट लगेगा मैक्सिमम। बताएगा कोई कितना आएगा? जिसका भी आंसर आ जाता है चैट बॉक्स में भेजो जल्दी से। 1 मिनट ये टाइम लिमिट है। सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड जो इस लाइन के अलोंग है, मतलब लाइन एक कॉर्ड बना रही है सर्कल के ऊपर, और इंटरसेप्ट की लेंथ, वही जो कॉर्ड की लेंथ बोल दो, इंटरसेप्ट की लेंथ बोल दो, दैट इज इक्वल टू r, रेडियस के ही इक्वल है। सर्कल का रेडियस भी r है, यहाँ पर भी r लिखा हुआ है। तो अगर ये बात समझ के तुम्हें समझ में आ गया कि कैसी फिगर है और क्या करना है, तो हो जाएगा। आया किसी का? थोड़ी सी होगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बट ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। फिगर जरूर बना लेना। आया किसी का बेटा? अच्छा चलो बता दो क्या करा तुमने, सबसे पहले क्या समझ में आ रहा है? भाई सेंटर 0 0 है सर्कल का, रेडियस r है, तो किसी को ये बात कनेक्ट कर पाया कोई कि भाई ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बना दिया एक तरह से हमने, ठीक है भाई? बोलो भाई। Yes, sir. और सेंटर से और इसने क्वेश्चन क्या पूछा, r² की वैल्यू निकालना, मतलब रेडियस से निकालना है बेसिकली। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से क्या करोगे आप, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे इस पे। भाई अगर ये r है तो ये छोटा सा r/2 होगा, m तक मान लेते हैं, ये परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा r/2 होगा, mb यहाँ से यहाँ तक r/2 होगा। ये हमें r पता है, और अब तुम कहोगे ये कैसे पता लगाएं, क्योंकि जब तक ये पता नहीं होगा तो तीनों में कनेक्शन नहीं बनेगा, अननोन रह जाएगा ये भी। तो इसकी वैल्यू तो हमें बता सकते हैं भाई, किसी पॉइंट से मतलब सेंटर से किसी लाइन क्या है भाई, y - 2x - 3 = 0, इस लाइन के ऊपर यार परपेंडिकुलर की लेंथ हम नहीं निकाल सकते, ये निकाल सकते हैं? यस सर। तो OM की वैल्यू क्या आएगी,
अब कोई बच्चा मुझे ऑनेस्टली बताना, ये सोच पाया था जल्दी से कि भाई परपेंडिकुलर की लेंथ ऐसे निकाल लेंगे, रेडियस ये वाला और ये r/2 है, इतना बात कनेक्ट कर पाए थे या नहीं? अभी किया कनेक्ट। अभी किया जब, अच्छा तुमने, जब मैं अब लाइक वो मैं बता रहा हूँ, लाइक अब क्वेश्चन पढ़ के यार समझ में आ जाना चाहिए कि कॉर्ड की लेंथ दी है r, दोनों रेडियस भी r हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया यार ये। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में वैसे भी परपेंडिकुलर जो होता है वो बाइसेक्ट करता है, बाकी इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो हम कॉन्सेप्ट भी यूज नहीं करते। अगर मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला भी कॉन्सेप्ट लगाना है, देखो अब इस क्वेश्चन को बहुत तरह से कर सकता है कोई बच्चा। कैसे कर सकता है? मैं तो भाई इसमें वो भी लगा सकता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकता हूँ। ये वाला एंगल कितना होगा कोई बताएगा? कितना है भाई? 60 है ना? अगर ये 60 है तो भाई OM की वैल्यू तो तुम वैसे ही निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? साइन लगा दें। साइन 60 क्या होगा भाई? साइन 60 होगा परपेंडिकुलर OM डिवाइड बाय हाइपोटेनस r है ना? क्लियर है? तो कितना आ गया भाई? OM की वैल्यू आ गई तुम्हारी साइन 60 कितना होता है? √3/2 × r। ये क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. अब यहां से OM की वैल्यू आ गई। अब आपका पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यार, एक r/2 है, एक r है, और एक क्या है हमारा, नहीं हमें, अच्छा ये वाली लेंथ जो है, अब इसको कंपेयर करना पड़ेगा उससे, किससे? कि किसी लाइन से परपेंडिकुलर जो लेंथ होती है हमारी वो कितनी होती है। तो सेंटर हमारा 0 0 है और लाइन हमें पता है y - 2x - 3 = 0 है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला एक फॉर्मूला लगाऊंगा तो r की वैल्यू आ जाएगी। और r बता दो वही कितना आ रहा है, r²? आए किसी का? r² की वैल्यू तो नीचे करना 5। 12/5 बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल ठीक है बेटा। पर ऐसे क्वेश्चन में टाइम बचाना है तुम्हें, मतलब ये क्वेश्चन इजी है, मतलब जल्दी से बातें कनेक्ट करना आना चाहिए। मैं तभी तो बोल रहा हूँ, ये बातें जब तक माइंड में सारी बातें नहीं होंगी ना तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, हमें क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा क्या इक्वेशन लगाएं, क्या लेंथ ऑफ कॉर्ड का फॉर्मूला लगाएं, क्या लगाएं इसमें। तो एकदम देखकर समझ में आना चाहिए कि भाई रेडियस है दोनों, और जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है वो भी रेडियस के इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और अगर मैं सेंटर से, मतलब मुझे इन तीनों में कनेक्शन बनाना था, OM में, MB में और BC में, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर मुझे आंसर निकालना था। तो मैंने भाई MB की वैल्यू रेडियस के टर्म्स में पता है r/2 है, BC की वैल्यू पता है मुझे r है, तो C से लेकर M तक मैं निकाल सकता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से लगा लो या कंपेयर कर लो कि M से लेकर B तक, M से लेकर C जो होगा वो हमारा √3/2 r के इक्वल है, और वैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द लाइन जो होता है वो फॉर्मूला लगाकर हम कंपेयर करके भी r की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर भी निकाल। ठीक है, आंसर आएगा भी r² = 12/5। आ रहा है भी सभी का? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है। मतलब कई बातें तो ऐसी हैं कि लाइक बहुत ही सिंपल सा लाइक फॉर्मूला कॉन्सेप्ट लगा और आंसर आ जाएगा। अभी जो एक पेपर में, चलो अभी वाले की बात करता हूँ, एक क्वेश्चन आया हुआ था अभी। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल R विथ एंड पॉइंट्स दे रखे हैं 1 2 एंड बी दे रखा है 3 6। रेक्टेंगल के एंड पॉइंट्स दिए हुए इज इंस्क्राइब्ड, अच्छा ये जो एंड पॉइंट्स हैं ऑफ वन साइड, ऑफ वन ऑफ इट्स, एक साइड के दिए हुए कि एक रेक्टेंगल है, उसका ए भी एक लेंथ या ब्रेड्थ मान लो, उसके एंड पॉइंट्स दिए हुए, तो इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, और एक सर्कल में इंस्क्राइब किया उसे। इफ इक्वेशन ऑफ अ डायमीटर ऑफ सर्कल is 2x - y + 4 = 0, then एरिया ऑफ रेक्टेंगल R बताना है क्या होगा। तो क्वेश्चन में कहा है कि एक रेक्टेंगल है, बना लो जो भी जल्दी से रफली बना लो। क्या है पॉइंट? 1 2 3 6, 1 2 और 3 6। ठीक है, अच्छा हम रेक्टेंगल टेढ़ा ना लेके ऐसे करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं बनाते, वैसे ही जनरल एक बना लेते हैं। ठीक है, विजुलाइज तो करना है क्या हो रहा है।
तो वही एक रेक्टेंगल हमारा और एक सर्कल बनाया गया। उसने बोला रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, तो ए भी मान लेते हैं हम, ये वाले पॉइंट मान लिया ए बी 1 2 और 3 6। और उसने कहा है कि इस सर्कल का डायमीटर जो है उसकी इक्वेशन दी हुई है क्या, 2x - y + 4 = 0। सेंटर हमें पता है कहीं इसी पे होगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हमें इस रेक्टेंगल का एरिया बताना है बस, और कुछ गिवन नहीं है इन्फॉर्मेशन। तो मतलब इसमें सर्कल का कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लगाना, बहुत ही बेसिक सा जो भी रिलेशन समझ में आता है बना और निकाल दो। मतलब हमें सेंटर बताना है और रेडियस बताना है कि क्या होगा। सेंटर समझ में आ रहा है, पहली बात क्या समझ में आती है, मतलब जैसे पूरा कनेक्ट नहीं कर पाते तो एक एक पार्ट्स में करते हैं। तो सेंटर हम क्या मानते हैं भाई, h, k है ना, ये क्लियर है। तो अगर h, k जो सेंटर है वो इस लाइन के ऊपर होगा तो इसका मतलब सेटिस्फाई करेगा, है ना, क्लियर है भाई। यस सर। तो यानी कि 2h - k + 4 = 0, ठीक है। एक ये इक्वेशन आ गई हमारी। और क्या कंक्लूड करें, बताओ भाई जल्दी से। एक और बात क्या कंक्लूड कर सकते हैं, मतलब जो भी माइंड में आता है बता दो। पहली बात ये आई माइंड में, और क्या आएगा माइंड में, मतलब इस फिगर को देखकर क्या क्या बातें, जो भी बातें समझ में आती हैं बताओ भाई। ऐसे कह सकता हूँ कि ये रेडियस होगा, राइट, सी भी मेरा रेडियस होगा, है ना। और सोचो सोचो जल्दी से, बताओ भाई। सर इसका अच्छा देखो, मुझे निकालना क्या है, पहले मैं अपने क्वेश्चन, कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम वैसे ही लिखते रहेंगे जब तक हमें ये पता ही नहीं कि हमें करना क्या है, फालतू में कुछ चीजें क्यों निकालें। उसने कहा एरिया निकालो, तो एरिया का मतलब ये बात ये निकाला ना, ए बी इंटू इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, मतलब ये निकालना भी हमें। ए बी आपकी लेंथ है, इंटू में ब्रेड्थ, ये निकालना है हमें, बी सी, है ना। तो मतलब ए बी तो मुझे पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, आंसर आ जाएगा। बी सी निकालनी है, मतलब ब्रेड्थ निकालनी है। और ब्रेड्थ भी मतलब, चलो ब्रेड्थ सोचो अब कैसे निकालोगे, ब्रेड्थ के लिए सोचना। हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहे थे। सर परपेंडिकुलर ले लेंगे तो परपेंडिकुलर ले लें, बिल्कुल सही सोच रहे हो, सही डायरेक्शन में कि भाई यहाँ से, ये कह रहे हो ना तुम। यस सर। अच्छा ठीक है। अच्छा एक चीज अगर तुमने नोटिस करी हो कि ये जो डायमीटर है और ये जो ए बी है, ये दोनों आपस में क्या है भाई, पैरेलल। पैरेलल है ना। अच्छा तो वैसे तो स्लोप दिख ही रहा है हमें क्या होगा, स्लोप कितना आएगा भाई, 2 आएगा, 6 - 2 4 4/2 ये तो मतलब ए बी का स्लोप ले लो या उसका स्लोप ले लो तो पता ही है हमें, ठीक है। अच्छा तो अगर हाँ ए बी का स्लोप या लाइन का स्लोप पता है तो इस परपेंडिकुलर का स्लोप निकल गया ना भाई, कितना होगा, -2 -1/2, राइट। यस सर। सी से एम, तो स्लोप ऑफ सी एम कितना होगा भाई, -1/2, ठीक है। क्योंकि हमारा ए बी का स्लोप है 2, 6 - 2 4, 3 - 1 2, तो डिवाइड करके 2 आता है। और सी एम का स्लोप होगा -1/2। पर क्या इसकी इक्वेशन निकल सकती है सी एम की। अच्छा ये जो एम है, क्या हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एम एक स्पेशल पॉइंट होगा भाई ए बी के हिसाब से, क्या मिड पॉइंट होगा ये पक्का यस होगा ही यस नहीं। यस हाँ सर। तो ये वाली बात भी कंक्लूड हम कर सकते हैं कि भाई इक्वेशन निकालने के लिए हमें पॉइंट और स्लोप चाहिए, स्लोप तो आ गया। अब पॉइंट जो है वो सेंटर वाला पॉइंट तो पता नहीं है क्या होगा, क्योंकि बस लाइन के ऊपर अप्लाई कर रहा है वो। तो यहाँ से आ गया कितना आएगा भाई, 3 + 1/2 करोगे 2 आएगा, 2 + 6/2 करोगे 4 आ गया। तो इक्वेशन क्या आएगी भाई इसकी, निकाल दो। अच्छा देखो, अब सेंटर की वैल्यू निकालने के लिए अब समझ में आ गया कि भाई अगर सीएम का इक्वेशन आ गई और जो डायमीटर वाला लाइन है उसकी इक्वेशन 2x - y + 4 = 0 दिया हुआ है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। ये क्लियर हो गया, बोलो भाई, अब तो कराने की जरूरत ही नहीं आगे भाई, इक्वेशन निकल जाएगी, इक्वेशन ऑफ सीएम और इक्वेशन ऑफ डायमीटर दी हुई है। तो अगर आप इन दोनों को बेटा सॉल्व कर लोगे तो एच और के आ जाएगा ना। ये क्लियर हो गया, बोलो भाई, क्लियर है।
नहीं आया भाई किसी को समझ में? आ गया। ठीक है बेटा, सभी को आया समझ में कि यार सीएम की इक्वेशन निकल जाएगी, क्योंकि सीएम का स्लोप हमने निकाल लिया -1/2। एक पॉइंट चाहिए था बट एच के तो पता नहीं है, लेकिन ऊपर वाला जो एम पॉइंट है वो तो परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट कर रहा होगा, तो दैट मींस ए बी का मिड पॉइंट ही होगा। तो 0.24 आ गया, स्लोप -1/2 लेकर सीएम की इक्वेशन आ जाएगी। सीएम और जो डायमीटर की इक्वेशन निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो तो दे ही रखी है, तो उन दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई आ जाएगा, और जो एक्स वाई आएगा वही हमारा एच कॉमा के होगा। अगर सेंटर पता लग गया तो फिर मैंने भी बोला ही था, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर सी से बी तक आपका रेडियस है, तो सी पता लग गया एच कॉमा के, और बी पॉइंट पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के रेडियस आ गया भाई, सेंटर और रेडियस ही चाहिए, सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है? अच्छा सर्कल की इक्वेशन तो आ गई, हमें तो निकालना क्या था, हमें तो एरिया निकालना था रेक्टेंगल का। अच्छा अगर सी से लेकर एम तक जो वैल्यू होगी तो ब्रेड्थ कितनी होगी, समझ में आ गई? 2 cm। ट्वाइस सीएम होगा, कह सकते हैं भाई, ब्रेड्थ जो है भाई वो ट्वाइस सीएम होगा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. बस तो लेंथ तो हमें पता ही था, ब्रेड्थ भी निकल गया। क्लियर है भाई? ये इस बार की किसी शिफ्ट में आया हुआ था पेपर में। अब इसमें मतलब कुछ ज्यादा सर्कल का कुछ लगाया नहीं हमने, बेसिक सा चीज क्या लगाई भाई, स्ट्रेट लाइन वाले कॉन्सेप्ट लगाए। मतलब इसमें अगर मैं कहूँ सर्कल की चीज कम लग रही है, स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट ज्यादा लग रहे हैं। मतलब कई बार तो ऐसे मतलब इजी क्वेश्चन आएंगे कि तुम्हें बस जस्ट थोड़ा बहुत पैरेलल परपेंडिकुलर वाले लॉजिक पता है, इक्वेशन पता है, लाइन की कैसे लिखते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, आंसर आते हैं। क्लियर है भाई? नेक्स्ट है क्वेश्चन, बताना क्या करेंगे इसमें। सर्कल दिया हुआ है, पी क्यू इज, बोला इसने डायमीटर ऑफ सर्कल, क्या दिया हुआ सर्कल, x² + y² = 9, और बोला अल्फा बीटा आर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी एंड क्यू ऑन, एक लाइन दी हुई है x + y = 2 respectively. Find maximum value of अल्फा बीटा। अब इसमें भी ज्यादा मतलब सर्कल का कुछ काम नहीं है, थोड़ा सा फिगर बनाओ, समझ में आ जाएगी बातें। मैक्सिमम वैल्यू बतानी है अल्फा बीटा की क्या होगी। तो पी क्यू डायमीटर सर्कल का सेंटर में दिख रहा है भाई 0 0, रेडियस 3, जल्दी से बना लो एक रफ फिगर। सेंटर 0 0, रेडियस 3 है, और पी क्यू उसका डायमीटर है भाई। ठीक है, ये मान लेते हैं पी क्यू डायमीटर है, और रेडियस 3 है। ठीक है, और कह रहा है अल्फा बीटा आर द लेंथ्स ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पी एंड क्यू ऑन द लाइन। ये एक लाइन दे रखी है जिसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, कहां से, पी और क्यू से। देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। भाई सर्कल जो है हमारा, सेंटर 0 0 ऐसे ही ले लो, ये हमारा सर्कल है, और एक लाइन है, क्या लाइन है, लाइन भी बना सकते हो एग्जैक्ट, क्या बनेगी 2002। सभी को आ रहा है समझ में? भाई जो लाइन है x + y = 2, वो भी एग्जैक्ट बन जाएगी, ऐसी बनेगी ना, 0 2 2 0 है ना भाई? ठीक है। यस। अब लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो P और Q, पी क्यू मतलब जो दो पॉइंट है हमारे डायमीटर के एंड पॉइंट्स, इनको माने कैसे, क्योंकि इनके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है भाई। वो तो टेढ़े मेढ़े कैसे भी कहीं भी हो सकते हैं, P और Q यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कैसे माने? पैरामीट्रिक फॉर्म बताई थी मैंने, नहीं बताई थी? नहीं बताई ना। अब यहाँ पर काम आएगा भी, पैरामीट्रिक फॉर्म तो वैसे कम यूज होती है, पैराबोला में सबसे ज्यादा यूज होती है, बाकियों में कम यूज होती है, बट यहाँ पर क्योंकि पॉइंट पता ही नहीं है सर्कल पर, तो मानना पड़ेगा। कैसे माने, याद है किसी को, कैसे मानते हैं भाई? अगर सर्कल आपका x² + y² = r² है, तो इस पॉइंट, इस पर पैरामीट्रिक फॉर्म कैसे लिखा जाएगा, याद है किसी को? r cos थीटा r sin थीटा। r cos थीटा r sin थीटा, मतलब अगर नहीं भी पता तो खुद बना भी सकते हो, मतलब इतना इजी है कॉन्सेप्ट। कोई भी पॉइंट ले लिया तुमने x, y, ऐसे कह रहे हो तुम, ये वाला r है, ये तुम्हारा थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, तुम साइन कॉस लगाओगे, यही आएगा, x की वैल्यू आएगी r cos थीटा, y की वैल्यू आएगी r sin थीटा। और अगर तुम इन दोनों को फिर लाइक
एक्स और वाई अगर ये पॉइंट है, ये एक्स है आपका और ये वाई, तो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा, हाँ cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 आ जाएगा, आर स्क्वायर ही बचेगा। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म हो गई भाई हमारी किसकी, और ये एक पॉइंट हो गया रैंडम पॉइंट जो सर्कल पे हम एज्यूम कर सकते हैं। तो तुम्हें यहाँ पर सेंटर तो पता है भाई कितना, सॉरी सेंटर कह रहा हूँ, रेडियस तो पता है कितना है, 3 है। तो इस पॉइंट इस पे जो हम पी और क्यू पॉइंट मानेंगे, क्या मानेंगे बताएगा कोई, पी कैसा माने और क्यू कैसा माने भाई? अगर मैंने पी को मान लिया 3 cos थीटा 3 sin थीटा, तो दूसरा पॉइंट क्या मानूंगा? दूसरे पॉइंट को थोड़ी ना यही मान लूंगा। अब यहाँ पर तो 2 पॉइंट मानने हैं, तो कोई बताएगा कैसे मानेंगे? और इसमें ये बोला हुआ है पी क्यू क्या है, ये हिंट है, ये हिंट है। मतलब यहाँ पर आप सोच रहे हो कि सर ने तो एक ही पॉइंट बताया था आर cos थीटा आर sin थीटा, तो हमने पी को मान लिया, अब क्यू को दोबारा वही पॉइंट थोड़ी ना मान सकता हूँ। लेकिन हिंट ये है कि पी क्यू डायमीटर है, तो थोड़ा सोचो कि अगर पी को हमने 3 cos थीटा 3 sin थीटा माना है, तो क्यू की वैल्यू कैसे मानेंगे? माइनस -3 -3 cos थीटा -3 sin थीटा। यस रीजन दो क्यों? सर, मिड पॉइंट से निकाल लेंगे इसे। किससे निकालेंगे? मिड पॉइंट। अच्छा सबसे पहले देखो इसका कोई और रीजन देगा कोई भी? सर ऐसे क्यों माना हमने? अगर पी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो क्यू थर्ड में होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है भाई, डायमीटर ऐसे होगा ना, हमेशा सेंटर से पास हो रहा होगा, है ना? ये क्लियर है सभी को? अब आप देखो अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है, क्या पॉइंट है, लेट्स से जो भी पॉइंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है? 4th क्वाड्रेंट। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 2nd। तो 2nd और 4th क्वाड्रेंट में क्या होते हैं भाई? दोनों के जो साइन होंगे, दोनों के साइन चेंज होंगे ना। ये बात क्लियर है सभी को? पॉजिटिव नेगेटिव, और इसमें क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये बात समझ में आ रही है? जो भी आपके पॉइंट 4th क्वाड्रेंट में होंगे और जो 2nd क्वाड्रेंट में पॉइंट है, वो दोनों आपस में नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर है बात? यस ठीक है। जब हम ये लिख रहे हैं 3 cos थीटा 3 sin थीटा, हम ये नहीं कह रहे दोनों पॉजिटिव हैं, हम कह रहे हैं cos मतलब थीटा पे डिपेंड करेगा ना भाई क्या आ रहा है। तो जो भी आ रहा होगा पॉजिटिव नेगेटिव हमें मतलब नहीं है, हमें ये पता है कि भाई ऑपोजिट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ऐसे 1st 3rd या 2nd 4th में, ये पक्का है, गारंटेड है। ठीक है भाई? और अगर आप एक्सिस पे भी लोगे तो भी देख लो, एक्सिस पर भी यही है, 0 का चलो नेगेटिव 0 ही होता है, बट एक्स का साइन तो चेंज हो रहा है। तो ये बात सभी को आई गई समझ में? अब यहाँ पर यही वाला बस पार्ट था जो ट्रिकी है, मतलब अब क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। मतलब अगर मैं कहूँ कि अब क्वेश्चन आगे क्या करना है, तो अगर जिस बच्चे ने ये कनेक्ट कर दिया कि भाई पी और क्यू पॉइंट तो चलो ऐसे मानते हैं, लेकिन 2 पॉइंट मानने, तो भाई पी अगर ऐसा माने तो क्यू को कैसा माने? तो अगर क्यू समझ में आ गया कि ऐसे लेना है, अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि पी और क्यू से परपेंडिकुलर डाला गया है जिनकी लेंथ अल्फा और बीटा है। किस लाइन के ऊपर? लाइन दे रखी है, लाइन की इक्वेशन दी हुई थी x + y = 2। तो अल्फा किस पॉइंट से डाला हमने? 3 cos थीटा 3 sin थीटा, ये हमारा p है। q था हमारा -3 sin cos और -3 sin। तो तुम्हें पता है भाई किसी भी पॉइंट से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर की लेंथ कैसे निकालते हैं? क्या करोगे भाई? मॉड क्या करोगे? x + y -2 = 0 लिख दो बेशक से। तो x और y के कोएफिशिएंट 1 1 है, तो क्या आएगा भाई? 3 cos थीटा आएगा, शॉर्ट में लिख देता हूँ, 3 cos थीटा आएगा, 3 sin थीटा आएगा, माइनस का 2 मॉड में, और डिवाइड में क्या रहेगा? डिवाइड में क्या लिखते हैं भाई? √2 a² + b²। और इसी तरह से बीटा की वैल्यू बता दो, क्या लिख दूं? -3 cos -3 sin -2 और नीचे √2। और आपको कह रहा है वो अल्फा बीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। अब जल्दी से, मैं कुछ नहीं करूंगा, जल्दी से बता दो क्या आएगा आंसर फटाफट। अल्फा बीटा का मैक्सिमम वैल्यू बताना क्या आएगा। ये वाला पार्ट भी इजी है, बस वो पॉइंट वाला ही थोड़ा सा था ट्रिकी पार्ट, बाकी सब इजी है इसमें। अब अल्फा बीटा बता दो भाई क्या आएगा। अब तुम्हें लग रहा होगा कि कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बट अगर ढंग से देख रहे हो तुम कि कैसे लिखे हुए हैं ये दोनों पॉइंट, मतलब दोनों वैल्यूज अल्फा और बीटा, तो बहुत जल्दी से कनेक्ट कर लो कि भाई अल्फा बीटा क्या लिखना है। ऐसे मत करने बैठ जाना 3 cos को सारों से, फिर 3 sin को सबसे, फिर -2 को सबसे -2 नीचे -2। क्योंकि एक काम करते हैं भाई, इनमें से माइनस साइन सबका हटा दो ना, मॉड में लिखा हुआ है ना, माइनस सभी का हटा दो भाई, ये तो बेकार है, प्लस बना दो सबको। और अब ऐसे कर लो मल्टीप्लाई, ये लिखा हुआ है 1 और ये b लिखा हुआ है, तो a + b a - b की प्रॉपर्टी होती है क्या? a² - b² है ना।
डिवाइड में क्या, यहाँ तक ठीक है भाई, सभी को क्लियर है? क्या आएगा भाई, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तुम्हें पता है 1 होता है, तो 9 बाहर रखकर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। प्लस का क्या बचेगा भाई, प्लस का क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 9 कॉस स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर, उनमें से 9 कॉमन लेकर तो 1 हो गया, बचेगा क्या 2ab, है ना? कितना हो गया, 9 टाइम्स 2 साइन कॉस, ऐसे लिख दूं, और माइनस का 4 डिवाइड बाई 2, ये आ गया भाई। तो हमारा आ रहा है 5 प्लस 9, इसको क्या लिखा जा सकता है भाई, साइन 2 थीटा लिख दें, यहां तक क्लियर है भाई? बोलो भाई, क्लियर है सभी को? Yes, sir. हाँ बेटा, हेमंत बिल्कुल ठीक है आपको, बहुत अच्छी। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता दो, मतलब देखकर ही बता दो, कुछ करने की भी जरूरत नहीं। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, बता सकते हैं? 7। 7। क्यों भाई, क्योंकि इसको मैक्सिमम अगर बनाना है तो साइन की वैल्यू जो साइन 2 थीटा है उसको या तो मैक्सिमम रखना पड़ेगा या मिनिमम। तो अगर मैं माइनस वाली वैल्यू लूंगा तो भाई 5 के साथ वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आंसर कम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं +1 लेता हूँ वैल्यू साइन 2 थीटा की, चाहे थीटा की वैल्यू कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 9 + 5 14, 14 डिवाइड बाई 2 7 आएगा। क्लियर है भाई सभी को? यस सर। ठीक है, तो मतलब इसमें अगर मैं कहूँ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, मतलब सिर्फ ये वाला पॉइंट वाला लॉजिक था। मतलब अब ये चीजें ना थोड़ा थोड़ा मतलब होता है ना, ये अब जो मैं जैसे कह रहा हूँ कि फॉर्मूले नोट्स बना लो अपने, लिख लो जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये वाली बातें ना कहीं मतलब होता है ना, कनेक्ट करा करो। मतलब ऐसा नहीं कि सारे फॉर्मूले कहीं पे लिखे होंगे तभी कर पाओगे क्वेश्चन, ये वाली बात समझ में आनी चाहिए। जैसे काव्य या किसी बच्चे ने एक्सप्लेन किया कि भाई ऐसा ऑब्जर्व करने से समझ में आ रहा है कि भाई ऐसा अगर डायमीटर है तो भाई दूसरा पॉइंट कहाँ होगा। मतलब अगर मैं सोच नहीं पा रहा हूँ तो मैं लॉजिकली थोड़ा सा बनाकर देखूंगा कि भाई अगर डायमीटर ऐसा है पी क्यू, तो मैंने समझा यार अगर पी यहाँ पर है तो क्यू कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, नहीं थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो दोनों साइन नेगेटिव हो जाएंगे। फिर मैंने सोचा अगर डायमीटर दूसरे तरह से बनाया उसमें भी समझ में यही आ रहा है कि दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो मेरी एक को अगर आपने 3 cos 3 साइन लिया तो दूसरे वाले को क्या लोगे, -3 cos -3 साइन। क्लियर है? नेक्स्ट है, चलो ये भी मतलब फिर वही है, तो इजी क्वेश्चन, बट फिर वही बातें कनेक्ट करनी है। डायमीटर ऑफ सर्कल whose center lies on line x plus y equal to 2 in first quadrant, ऐसे भी बोल दिया, and which touches x equal to 3 and y equal to 2 is बताना है क्या होगा। डायमीटर ऑफ द सर्कल, एक डायमीटर निकालना है एक सर्कल का, मतलब सेंटर रेडियस निकालना है जिसका सेंटर बोला है कि इस लाइन के ऊपर है, और ये भी बोल दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और कहा है कि दो लाइन है x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 को वो टच कर रहा है, दोनों मतलब लाइनों को, दोनों बोथ आर द टेंजेंट टू द सर्कल। तो हमें बताना है उसका रेडियस कितना होगा, रेडियस आ जाएगा तो डायमीटर आ जाएगा। मतलब फिगर बनाओ, फिगर बनाकर ही चीजें समझ में आ जाएगी, पर करना पड़ेगा। मतलब अब ये वाले क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें फॉर्मूला वगैरह लगाकर कुछ नहीं होगा, जब तक फिगर नहीं बनाओगे आएगा ही नहीं समझ में। 2 मिनट वेट करूंगा मैं आंसर के लिए, जल्दी से निकाल के भेजो मुझे क्या होता है। खुद ही करोगे तुम, कुछ बताना ही नहीं है मुझे, फिगर बनाओ, चीजें कनेक्ट करो, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है इसमें, दिमाग लगाना है बस कि पॉइंट कैसे लिए जाएंगे, रेडियस क्या होगा, सेंटर कहाँ है, रिलेशन क्या बन रहा है। ऑप्शन नहीं है, न्यूमेरिकल इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है।
किसी का भी नहीं आया भाई अभी तक? फिगर बना लिया भाई सभी ने? यस सर। बताओ भाई, फिगर बन गया सभी का? लास्ट मिनट भाई। किसी का भी नहीं बना भाई? अच्छा, फिगर तो बना लिया भाई सभी ने, तो फिगर भी नहीं बना। हेमंत, अक्षी का बेटा, बना किसी का फिगर भाई? आवाज आ रही है भाई मेरी? बना लिया सर। बना लिया? कनेक्ट करो यार चीजें, इतना टाइम क्यों लग रहा है? देखो ना, इजी क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर हमें फाइंड करना है, और बोला है कि सर्कल का जो सेंटर है वो इस पे लाई करता है। पार्ट्स में पढ़ो जल्दी, एक एक बातें कनेक्ट करो। सेंटर क्या मानते हो भाई? एच कॉमा के, क्योंकि सर्कल के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, तो भाई सेंटर मानना ही पड़ेगा। क्या मान लिया? एच कॉमा के। और वो किस पे लाई करता है? लाइज ऑन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। तो मैं कहूंगा भाई जो मेरा सेंटर है अगर लाई करता है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। यहाँ पर आप क्या करो, एच या के की किसी एक की वैल्यू निकाल दो। बोलो किसकी निकालू? किसकी निकाल दें? के की निकाल दें। के की वैल्यू आ गई भाई 2 माइनस एच। तो मैं सेंटर को वैसे लिख सकता हूँ, कैसे? एच कॉमा 2 माइनस एच, ताकि ए की वेरिएबल दिखे, ठीक है। अच्छा, और इसने कहा है कि इसका सेंटर जो है कहाँ पर है भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, बना लेते हैं। और दूसरी क्या बात बोली है इसने? सर्कल जो है टच कर रहा है दो लाइनों को, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2। ये भी बना लो, y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। ये पॉइंट कोई बताएगा जल्दी से क्या होगा? ए पॉइंट कितना होगा? 3,2 3 2 x3 y2, ठीक है। और सर्कल जो है उसका सेंटर x प्लस वाई इक्वल टू 2 वाली लाइन पे, ठीक है। और हमने सेंटर क्या माना है? h कॉमा 2 माइनस एच, और इन दोनों लाइनों को टच कर रहा है, मतलब ऐसा कुछ होगा ना। क्लियर है अभी सभी को? सेंटर कितना माना था हमने? सेंटर माना है h कॉमा 2 माइनस एच, ये हमने सेंटर माना है। यहां तक बताओ, सभी को क्लियर है? yes, अब इतना सा फिगर देखकर एक दो बातें बस कनेक्ट करनी है, आर निकलाएगा। कैसे निकलेगा आर भाई? थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा। ये पॉइंट के बारे में बात करेंगे और इस पॉइंट के बारे में बात करेंगे, मेरे ख्याल से इसके बाद सॉल्व हो जाएगा। बस कोई बताएगा पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाएंगे अगर टेंजेंट्स हैं पी और क्यू पर? पी और क्यू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बेटा, मतलब और कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है ना? हाँ हाँ, बोलो बोलो क्या? h कॉमा 2। h कॉमा 2, बिल्कुल समझ में आता है, बिल्कुल ठीक बोला। नेक्स्ट, क्यू का क्या होगा? क्यू में x तो पक्का 3 होगा, y कितना होगा भाई? 2 y माइनस इस, हाँ ये 2 माइनस एच होगा। यहाँ तक भाई सभी को आया समझ में? yes sir. ठीक है। अब क्या करें? मतलब बेसिकली एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल क्या है? h है। अगर h आ जाए किसी एक इक्वेशन से तो हमारा रेडियस निकल जाएगा। तो कोई मुझे बताएगा h कैसे निकाले? अब दिमाग क्या लगाना है? दिमाग ये लगाना है कोई एक इक्वेशन बना लो। इक्वेशन बनाने की कोई भी रिलेशन सोच लो
कि कैसे बनाऊं रिलेशन इस फिगर को देखकर? किसी को आया समझ में? फिर डिस्टेंस निकाल लेना है पॉइंट से। थोड़ा सा लाउडली बोलो बेटा, हर्ष आपकी आवाज कम आ रही है। हाँ कोई बोल रहा था, बोलो बेटा। फिर ए क्यू का डिस्टेंस निकाल दें। ए क्यू क्यू का, अच्छा तुम यानी, अच्छा मैं समझ गया, तुम कह रहे हो ए क्यू को ए पी के को रखा ना, ये कह रहे हो? सर मतलब हम जब क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे तो सेंटर से पास होगा तो फिर। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं भाई। ए क्यू को मैं ए पी के इक्वल बोल सकता हूँ, है मतलब मुझे एक इक्वेशन बनानी है, मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है ना भाई, ऐसे बोल सकता हूँ। यस सर। तो देखना यहाँ से निकल जाएगा क्या एच? यहाँ से तो भाई 2 कट जाएगा, एच आ जाएगा, और वहां से भी अच्छा आ जाएगा। हाँ देखो आ रहा है नहीं आ रहा, निकालो भी निकल जाएगा। ए क्यू को क्या लिखूं? ए क्यू 3 - 3 0 और 2 - 2 + h, तो ये तो h स्क्वायर का रूट ऐसे आ जाएगा राइट। और राइट साइड पे क्या आएगा? ए पी क्या आएगा भाई? ए पी की लेंथ क्या आएगी भाई? h - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, क्लियर है भाई? तो क्या आ गया? h इक्वल टू क्या आया? मॉड भाई, या तो h - 3 के इक्वल होगा या फिर 3 - h, है ना? ये ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं है। क्या आ रहा है भाई? 2h इक्वल टू 3, h कितना आ गया? 3/2, ये क्लियर है सभी को? यस सर। अच्छा h की वैल्यू अगर 3/2 है तो यार रेडियस निकल जाएगा, अब तो कुछ रह ही नहीं गया, निकल जाएगा। क्लियर है भाई? भाई कोई सा भी पॉइंट लेकर डिस्टेंस लगा दो भाई, c से q तक का निकाल दो, c से p तक का निकाल दो, कैसे भी निकाल दो। क्लियर है भाई? रेडियस आ गया, रेडियस का डायमीटर आ गया। क्लियर है भाई? Yes. लेने को मतलब कुछ और भी रिलेशन बना सकते हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि ऐसे ही करना है, ऐसे और ऐसे लेकर भी इक्वल रख सकते हैं, तो जैसे मर्जी सोच लो। क्लियर है भाई? तो इसमें अगर मैं कहूँ, इसमें कुछ सर्कल का हमने कुछ लगाया, मतलब कुछ भी नहीं कराया, मतलब हमने सेंटर जो होता है, सर्कल की इक्वेशन तक यूज नहीं करी हमने इसमें। तो सर्कल का क्वेश्चन है, सर्कल की इक्वेशन भी यूज नहीं करी, बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट कैसे लेते हैं, पॉइंट कैसे लिखा जाता है, ये वाला, इसको देखकर कितना अप कितना राइट में बाकी पॉइंट पी और क्यू लिख दिए, और पी क्यू लिखने के बाद सर्कल की एक थ्योरम कोई भी यूज कर लो, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, तो ए पी और ए क्यू को इक्वल होती है। आंसर आ गया। क्लियर है? यस सर। पर ये क्वेश्चन यार टाइम बचाएंगे तुम्हारे, अगर इसमें तुम्हें टाइम लग रहा है ना तो मतलब फिर गड़बड़ है ना, तभी तो फिर मैथ्स का पेपर में फिर प्रॉब्लम ही होगी बेटा। मतलब एकदम जल्दी जल्दी बातें कनेक्ट करनी है फटाफट, जो जो समझ में आ रहा है, और कम से कम लिखना है भाई। ये बातें मतलब एकदम समझ में आनी चाहिए कि ए पॉइंट क्या होगा, जैसे काव्य ने बताया या किसी बच्चे ने बताया कि क्यू पॉइंट कैसे लिखना है, पी पॉइंट कैसे लिखना है, तो ये पॉइंट जल्दी से कनेक्ट करना चाहिए। मतलब ये नहीं कि एच के में लिखते जा रहा हूँ, सॉल्व करता जा रहा हूँ। डायमीटर आ रहा है 3, हाँ ठीक है बेटा। क्लियर है सभी को? ओके नेक्स्ट है एक क्वेश्चन, चलो एक अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एंगल ऑफ, अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं कहता हूँ दो सर्कल 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या है? कैसे करेंगे वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। अब देखना ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा है, सर्कल से इसका कोई दूर दूर तक कोई मतलब लिंक ही नहीं है, मतलब ऐसा है कि 9th 10th में अगर तुमने ढंग से पढ़ा है तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, प्रीवियस ईयर का ये। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, सर्कल क्या दिए हमें? अच्छा सर्कल दिए नहीं हुए, बस बोला है इज 90 डिग्री विथ रेडियस r1 दे रखा है 5 और r2 दूसरे का दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ये दो सर्कल है, कह रहा है 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं और उनके रेडियस दिए हुए 5 और 12, और बोला है देन लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या होगा? कॉमन कॉर्ड की लेंथ बनानी है, मतलब पहले आप बना लो सर्कल भाई। अच्छा ये बात सभी को समझ में आ गई कि जब वो बोलता है कि दो सर्कल 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये बात समझ में आ गई बेटा सभी को? 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है, ये बात समझ में आई किसी को? मतलब इसमें सिर्फ इतनी बात है जो किसी बच्चे को समझना, नहीं तो फिर वो 9th 10th के कॉन्सेप्ट लगाकर भी सर्कल की सॉल्व कर लेगा इस क्वेश्चन को।
तो क्या मतलब होता है इसका कि अगर दो कर्व, सर्कल छोड़ दो, अगर कोई भी दो कर्व 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं तो मतलब क्या है, मतलब कैसे करेंगे भी दो कर्व, जैसे ये दो कर्व है, आप कह रहे हो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही है, क्या मतलब इस चीज का? इंटरसेक्शन पॉइंट पर उन दोनों के टेंजेंट 90 डिग्री पर है। बहुत अच्छे, प्रिसाइज डेफिनेशन, बहुत अच्छे, वेरी गुड। कि भाई इंटरसेक्शन पॉइंट पर, जो इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, उस पॉइंट पर जो टेंजेंट हम बनाएंगे दोनों की, वो 90 डिग्री पे होंगी। इसका मतलब होता है कि दोनों कर्व 90 डिग्री पे। 90 डिग्री के लिए, परपेंडिकुलर के लिए एक और वर्ड यूज होता था, याद है किसी को? ऑर्थोगोनल। क्या यूज होता है? ऑर्थोगोनल। याद रखना ही, इस पॉइंट पर और एक इसी पॉइंट पर दूसरी टेंजेंट बना दी हमने ऐसे। आप कह रहे हो ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ठीक है, ऐसे। अब मैं ये वाला 90 ले लेता हूं जो मेरे काम का है। ये 90 है भाई, ये पता है हमें। और क्या करूं, क्या करूं, क्या करें इसके बाद भैया? आगे क्या करें? क्या बोला था उसने? रेडियस दिए हुए थे भाई 5, और बना लो भाई रेडियस। ये है 5, ये है 12। अच्छा, जो मैंने बनाया है, एक फिगर क्वेश्चन में क्या बता, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल इज 90 डिग्री विद रेडियस दे रखे थे, ये लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड निकालना है। तो अब क्या करेंगे आगे बताओ? कॉमन कॉर्ड मतलब P से Q, ये लेंथ निकालनी है। अगर मैं सेंटर को ज्वाइन करता हूं, सेंटर मैंने ज्वाइन करती है भाई, अब क्या करें आगे? अच्छा, जो मैंने फिगर बनाया है ऐसी बनेगा या थोड़ा सा इसमें कुछ चेंज होगा? बताओ भाई, फिगर सही बनाया है? या कुछ गड़बड़ होगी इसमें? भाई मैंने ग्रीन वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन और ये रेड वाली अलग अलग बना दी। सिर्फ इससे जाएगी सेंटर से। ये सेम नहीं होगी। क्यों सेम होगी पता है? क्यों सेम होगी भाई? हमें एक थ्योरम पता है ना, हमें हाँ, कि भाई उसका जो रेडियस होगा वो तो 90 डिग्री पे ही होगा उसके साथ, दूसरे के साथ। तो अगर आपने इस पॉइंट पर, P पॉइंट पे ऐसे बनाई थी ये टेंजेंट, ये वाली बनाई थी, लेट्स से ऐसे बनाई, और मुझे पता है कि इस सेंटर से C2 से लेकर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक ये 90 डिग्री पर कह रहा है वो, ये 90 डिग्री होता है, तो मुझे पता ही है। तो भाई ये जो हमने अलग अलग बना दिया था, एक रेड वाली मैंने बना दी थी अलग और एक ग्रीन वाली, ये दोनों अलग अलग नहीं, सेम ही है। ठीक है भाई, समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो ये जो टेंजेंट है दोनों की दोनों सेंटर से ही पास हो रही है। इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। बेटा सभी को क्लियर है ये बात? ये जो मैंने PC2 बनाया है और C1 सॉरी, ये क्लियर हो गया सभी को? सेंटर से ही पास होंगी ये टेंजेंट। क्लियर है भी सभी को? ठीक है, अब आपको पता है कि ये 5 है, ये बेटा 12 है, और ये 90 डिग्री है। तो C1 C2 की तो वैल्यू निकल गई। एक फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है क्या, 5 12 और कितना आएगा? 13 आएगा भाई। C1 C2 आ गया 13। अब देखो, सिर्फ इतनी सी बात पता होनी चाहिए कि सर्कल में भाई जो टेंजेंट होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है, तो ये फिगर बनेगा। मतलब इतना सा पता होना चाहिए मैं, और ये पता होना चाहिए कि दो कर्व 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करने का मतलब है टेंजेंट उस पॉइंट पर 90 डिग्री पर है इंक्लाइन। ये फिगर बनाने के बाद अब इसमें कुछ नहीं करना। कोई बताएगा कैसे निकलेगा PQ का लेंथ? अच्छा, ये किसी को याद आ रही है थ्योरम कि ये जो कॉमन कॉर्ड है और जो लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल, वो क्या करता है, उस कॉमन कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। ये बात पता है सभी को? अगर हम दो सर्कल लेते हैं, स्टार्टिंग में जब मैंने थ्योरम बताई थी याद होगा तुम्हें, C1 C2, अगर दोनों के सर्कल के सेंटर्स को हम ज्वाइन कर दें तो उस कॉमन कॉर्ड को क्या करती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। मतलब ये और ये इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन मान लो ये M पॉइंट है, पर ऐसा नहीं कह सकते कि C1 M और M C2 ये भी इक्वल होंगे, ऐसा नहीं कह सकते। पर जो कॉमन कॉर्ड है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होती है। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, वही पाइथागोरस कह रहा हूँ,
कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगाकर कोई भी ट्रायंगल लेकर। क्लियर है भाई? यस ठीक है, तो ये वाली बात भी लिख लो अगर नहीं पता है भाई, कि कॉमन कॉर्ड जो होती है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होती है बाय द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल, ये याद रखना है। ठीक है, अब अगर ये बात मुझे पता है तो मतलब मुझे सिर्फ P से लेकर M तक निकालना है डिस्टेंस, और मेरा आंसर आ जाएगा, मैं डबल कर दूंगा। पर अब कैसे निकालूं P से लेकर M तक की वैल्यू, कैसे निकालूं तो बताएगा? क्या यूज करें अब इसमें कॉन्सेप्ट? अब इसमें अगर मैं ट्रायंगल ढूंढने बैठूं तो ट्रायंगल बहुत सारे हैं इसमें, ये 13 आ गया है, तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये x मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा भाई 13 माइनस एक्स। तो एक तो x अननोन है, x नहीं पता, और PM भी नहीं पता अभी हमें। तो अब इसमें वैसे तो मुझे दिख रहे हैं कि 3 राइट ट्रायंगल दिख रहे हैं, कौन कौन सा? PC1M, PMC2, और एक बड़े वाला ट्रायंगल भी है, कौन सा? C1PC2 है ना भाई? तो किसी को याद आ रहा है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया? ऐसे मेरे ख्याल से तुमने 9th-10th में क्वेश्चन करे होंगे सर्कल में, ऐसे याद आ रहा है किसी को कि भाई P1 की वैल्यू भी निकालो, PQ की वैल्यू भी निकालो, और ये MC1 या MC2 की वैल्यू भी निकालो? याद आ रहा है किसी को? बताओ भाई। सिमिलर क्राइटेरिया लगा देंगे, सिमिलर 2 ट्रायंगल्स बना दो, इसमें कौन कौन से होंगे? अगर मैं पहले वाले ट्रायंगल का नाम लिख रहा हूँ, मैं अपने आप लिख रहा हूँ C1PM, तो कोई बताएगा ये ट्रायंगल किसके साथ सिमिलर होगा? बड़े वाले ट्रायंगल का नाम बता दो क्या होगा। अगर हमने छोटे ट्रायंगल का नाम लिखा है C1PM, तो जो बड़ा ट्रायंगल है C1PC2, इसको कैसे लिखूं? मतलब नाम तो अकॉर्डिंगली लिखना पड़ेगा ना, साइड्स के हिसाब से या एंगल्स के हिसाब से। तो मुझे मैं इनको सिमिलर किस वे में कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ बाय डबल ए। 2 एंगल मुझे दिख रहे हैं भाई, एक तो बड़े वाले ट्रायंगल में P पर 90 डिग्री है, छोटे वाले ट्रायंगल में M पे 90 डिग्री है, और C1 दोनों में आ जाएगा, बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ जाएगा, छोटे वाले ट्रायंगल में भी आ जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंगली मैं नेम लिखूंगा। कैसे लिखूंगा? C1 की जगह तो बड़े वाले ट्रायंगल में भी C1 ही लिखूंगा। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में M पर 90 है, और बड़े वाले ट्रायंगल में M पर नहीं P पर 90 डिग्री है, तो मैं M की जगह क्या लिखूंगा? इधर P लिखूंगा, तो बचेगा क्या? C2। क्लियर है सभी को? यस बोलो भाई सर। क्लियर है? बस इतना ही करना था, क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे भाई? तुम्हें पता है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होती है? इक्वल होती है। ये बात पता है ना सभी को? तो C1P अपॉन C1C2 इक्वल टू होगा PM अपॉन में C2P इक्वल टू होगा C1M डिवाइड में C1P। अब देख लो तुम्हारा किससे काम चल रहा है। वैसे तीनों की रेशियो इक्वल है, पर देख लो किससे काम चल जाएगा। C1P की वैल्यू कितनी है भाई? C1P 5 है, C1C2 की वैल्यू 13 है, PM नहीं पता, C2P 12 है, तो निकल गया। तो यहाँ से तो PM आ जाएगा, और इक्वल टू में क्या चल रहा है? C1M कितना है भाई? X, और C1P कितना है? 5 है। तो भाई दिख गया भाई, PM की वैल्यू भी आ जाएगी और X की वैल्यू भी आ जाएगी। हमें PM की अगर वैल्यू निकालनी थी तो X की वैल्यू तो जरूरत ही नहीं है, निकल गया, यहीं से निकल गया। देखो PM की वैल्यू क्या आ गई, मतलब X की वैल्यू भी नहीं चाहिए, मतलब PM की वैल्यू आ गई 60/13। तो तुम्हारा जो आंसर है वो क्या होगा? PQ की वैल्यू इससे डबल होगी भाई, बताया था मैंने, बाइसेक्ट करता है, 120/13 यूनिट्स होगा जो भी। सर मैंने किसी और तरीके से निकाल लिया था। आंसर यही आया होगा, आंसर यही आया होगा, 60/30 आ गया था मेरा PM। यही आया ना? यस सर। हाँ हाँ, बहुत सारे तरीके हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगाकर भी कर सकता हूँ, थीटा मानकर भी कर सकता हूँ, साइन थीटा सर कॉस थीटा ये कुछ निकाल रिलेशन। के कर लिया। हाँ हाँ, मतलब वो ये तो मतलब ऐसा है, 9th-10th में हम इसको बहुत सारे तरीके से, 9th में तो वो भी नहीं पढ़ाई जाती थी, CBSE में तो नहीं होती, सिमिलैरिटी भी नहीं होती, 10th क्लास में आती है। पर 9th क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन होते थे, पाइथागोरस थ्योरम से भी निकल जाएगा। मतलब 3 ट्रायंगल जो मैंने बताए थे वो इधर उधर वैल्यूज पुट सब्स्टिट्यूट करके निकालोगे, बट वो लेंथी है। अब इसका अब देखो इस क्वेश्चन में ये बात पता होनी चाहिए टाइम बचाने के लिए भाई, जो बच्चा टाइम बचाएगा वो सिमिलर क्राइटेरिया लगाएगा, और इतना रेशियो लिखा और आंसर आ गया। तो मैथ्स के पेपर में अगर आप ये मतलब चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो यार बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इधर उधर वैल्यू बनाते रहोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती रहेगी, इधर उधर वैल्यूज पुट करोगे, कहीं पे इसलिए मिस्टेक भी कर दोगे। तो कैलकुलेशन मिनिमम लेवल पे रखनी है, और ये चीजें मतलब ध्यान रखनी है कि सिमिलर क्राइटेरिया ऐसे कर सकते हैं। नाम तो सभी को समझ में आ गया भाई कैसे लिखा मैंने, क्योंकि अगर सेकंड वाले ट्रायंगल का नाम ढंग से नहीं लिखा तो गड़बड़ हो जाएगा। ये क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, और मैंने जो नोट्स वाली बात बोली है कि फॉर्मूला लिस्ट अपना भाई प्रिपेयर करो, जो जो चैप्टर कर रहे हो अच्छी तरह से, क्योंकि जब तक एक होता है ना माइंड मैप नहीं होगा किसी भी चैप्टर का, तो क्वेश्चन कनेक्ट नहीं कर पाओगे बेटा पेपर में। बहुत डायरेक्ट फॉर्मूले वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, ओके, चलो थैंक यू ऑल बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू।